आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से सुनना है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जैसा कि अभी हाल ही में हुए भी हैं, आपने देखा होगा, और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी प्रोसेस बिल्कुल भारत से कुछ अलग है। जैसा कि देखा भी है कि भाई इंडिया की प्रोसेस कुछ और है राष्ट्रपति के चुनाव की, जबकि अमेरिका की बिल्कुल कुछ और है। इस तरीके से मान के चलें, जो स्टूडेंट कल नहीं आए थे वो थोड़ा ध्यान से सुन लें, और जो कल आए थे वो भी थोड़ा सा अच्छा सा रिकैप कर लें अपना। सबसे पहले इस चीज़ को याद रखें कि अमेरिका और भारत की जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है, उससे एक अलावा इन दोनों में मुख्य अंतर भी क्या है, मतलब कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो सबसे पहले याद रखें, भारत में संसदीय व्यवस्था है, जैसा कि आप सब जानते होंगे, संसदीय प्रणाली, जबकि अमेरिका में आपकी है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर ये है कि जो हमारी जो भारत की जो कार्यपालिका है उसमें दो शक्तियों में बटी हुई है। एक संवैधानिक रूप से जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, संसदीय व्यवस्था में बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें कि वास्तविक शक्ति, रियल पावर किसके हाथ में होती है संसदीय व्यवस्था में, तो प्रधानमंत्री के पास होती है, जानते होंगे, जैसा कि भारत में भी, ठीक है। जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में संवैधानिक प्रमुख की जो शक्ति है वो भी राष्ट्रपति के पास होती है, और रियल पावर जो, जैसा कि अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें तो जो वास्तविक पावर जो है जो प्रधानमंत्री के पास होती है, जैसे मोदी जी के पास है, वो भी पावर वहाँ अमेरिका में किसके पास होती है, राष्ट्रपति के ही पास होती है। तो डबल पावर वहाँ पर राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये एक बड़ा मुख्य अंतर भी है दोनों की संसदीय व्यवस्था में, या कह सकते हैं दोनों की पार्लियामेंट में, ये मुख्य अंतर है। इसी कारण क्या है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति की जो पावर है वो अन्य देशों की अपेक्षा जो है ज़्यादा है, ठीक है। एक ये भी मुख्य अंतर है दोनों में, भारत और इस अमेरिका की अगर हम बात करें, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति को कभी भी हटाया जा सकता है, बीच में जानते होंगे, महाभियोग, इम्पीचमेंट लाकर, ठीक है। दूसरा, भारत में सरकार कभी भी गिर सकती है किसी भी टाइम, अगर उसका लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और वो पास हो जाए तो सरकार एक दिन में गिर जाएगी। लेकिन अमेरिका में जरा सा भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। अमेरिका में सीधा सीधा है कि अमेरिका में जो आपका राष्ट्रपति बन जाएगा तो राष्ट्रपति बनने के बाद पूरे 4 साल के लिए वो फिक्स हो जाता है, उसे बीच में कोई नहीं गिरा सकता। हालांकि इम्पीचमेंट की अगर बात है, अगर हम महाभियोग की बात करें तो महाभियोग तो अमेरिका में भी लाया जाता है, लेकिन आज तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग वहाँ पर पास नहीं हो पाया, ये भी बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य अंतर हैं भारत और अमेरिका में। अगर हम बात बिल्कुल इसकी करें अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की, तो इसे हम अंग्रेजी में इलेक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं। तो इस चीज़ को इस तरीके से समझेंगे, अमेरिका जो है आपका, आप जानते होंगे, जिसे यूएसए के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर कहीं कहीं पे यूएस भी कह देते हैं इसे, यूनाइटेड स्टेट्स। जिस प्रकार भारत की संसद होती है, ठीक है, बिल्कुल उस लैंग्वेज में पढ़ना है जैसे कि हम क्लियर कर चुके हैं, क्लियर इस टॉपिक को ठीक से समझ सकें, ठीक है। जिस प्रकार भारत की संसद होती है, पार्लियामेंट, उसमें 2 सदन होते हैं, जैसा कि आप सब जानते होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। बिल्कुल ठीक वैसा ही जो वहाँ की जो संसद होती है अमेरिका की, पहले तो उसको याद रखना है, कहते हैं यूएस कांग्रेस। यूएस कांग्रेस के नाम से उसको जाना जाता है। कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाएगा कि अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है, यूएस कांग्रेस। उसके बाद अभी मैंने बताया कि जिस प्रकार भारत में 2 सदन होते हैं संसद के, ठीक उसी प्रकार अमेरिका की जो संसद है जिसका नाम है यूएस कांग्रेस, उसमें भी 2 ही सदन होते हैं। बहुत ध्यान से समझना है, कितने सदन होते हैं, 2 ही।
जिसको एक को हम कहते हैं प्रतिनिधि सदन, एक को कहा जाता है प्रतिनिधि सदन, प्रतिनिधि सदन, जिसको अंग्रेजी में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। ये जो होता है, इसको एक प्रतिनिधि सदन जो है अमेरिका का, ध्यान से समझना है, ये बिल्कुल लोकसभा के समान है इंडिया के। बिल्कुल इस तरीके से समझ के चलें कि इंडिया में जो पावर लोकसभा की होती है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार अमेरिका में जिस सदन की पावर होती है उसका नाम है प्रतिनिधि सदन। क्लियर? इंग्लिश में कह सकते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, प्रतिनिधि सदन, ठीक है। उसके बाद एक सदन जो दूसरा होता है अमेरिका में, अमेरिका की संसद में, उसको कहते हैं सीनेट। आपने नाम सुना होगा सीनेट। अब सीनेट क्या है, बस इतना सा याद रखें कि जो सीनेट है वो भी अमेरिका की संसद का एक सदन है। इस प्रकार माने जैसे कि भारत में राज्यसभा, समझ रहे हैं? तो ठीक इस प्रकार माने कि इंडिया के समान तो ये प्रतिनिधि सदन लोकसभा है अमेरिका में, जबकि इंडिया में जो राज्यसभा है वो अमेरिका में एक प्रकार से ये समझ सकते हैं सीनेट को कहा जाता है, ठीक है। अब क्यों कहा जाता है सीनेट को बिल्कुल राज्यसभा के समान, उसका एक जनरल सा टॉपिक, एक जनरल एग्जाम्पल से याद रखें इस तरीके का। चूँकि भारत में जो है आपका राज्यसभा एक स्थायी सदन है, बड़ा होगा जिसे भंग नहीं किया जा सकता, राइट। चूँकि उसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, इसीलिए वो एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सेम कंडीशन अमेरिका में सीनेट की भी है। जो सीनेट जो आपका सदन है अमेरिका का, इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और इतने ही चुन लिए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? इतने ही सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं इत्यादि और इतने ही चुन लिए जाते हैं। चूँकि इसकी प्रोसेस बिल्कुल भारत के राज्यसभा के समान है, तो इसीलिए इसको हम लगभग सीनेट को राज्यसभा के समान ही मानते हैं। इतना आपको याद रख के चलना है, इसको थोड़ा सा ठीक से क्लियर करें। उसके बाद चूँकि ये दोनों सदन मिलकर ही वहाँ की संसद बनाते हैं अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिका की संसद यहाँ तक क्लियर हो जाती है, लेकिन अब अमेरिका की संसद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है जनरली, ये बात याद रखनी है। चूँकि जैसा कि हम जानते हैं अमेरिका की संसद में आपके कुल मिलाकर 538 सदस्य होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में अभी राष्ट्रपति चुनाव भी अमेरिका का समाप्त हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल कितने मेंबर होते हैं। तो 538 होते हैं, ध्यान रखेंगे। चूँकि ये जो 538 सदस्य हैं, ये ही आपके राष्ट्रपति का वहाँ पर चुनाव करते हैं। क्लियर? तो बिल्कुल स्पष्ट एकदम दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि चूँकि आजकल का क्या ट्रेंड है एग्जाम में, हालांकि पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन इतना याद रखें बिल्कुल एकदम स्पष्ट तौर पर एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर हम छोटे एग्जामों की बात करें, कांस्टेबल लेवल है ना, तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए तो कौन राष्ट्रपति बने हैं, कौन से नंबर के बने हैं, तो ये जनरल पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर अपर लेवल का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन टिपिकल भी पूछे जा सकते हैं, तो उनको क्लियर करेंगे। 538 कुल हैं। अब ये 538 हैं तो फिर कैसे हैं, इसको थोड़ा सा समझ लें। 538 में से 100 सदस्य तो आपके सीनेट के, बात को समझ सकते हैं, 100 सदस्य तो आपके सीनेट के। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमेरिका की संसद में जो कि राज्यसभा के समान जो सदन है सीनेट, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 100। जबकि अगर प्रतिनिधि सदन में आपसे पूछा जाएगा तो प्रतिनिधि सदन में 435 सदस्य हैं। अब दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई 3 कौन से हैं। सीधी सी बात एक चीज़ याद रखनी है, ये भी जनरली पूछा जा सकता है कि अमेरिका की जो प्रतिनिधि सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 435, जबकि सीनेट में कितनी है, 100। ये बात जनरली याद रखें, और उस 3 को मैं अभी बताने वाला हूँ आगे चलकर, पर इसको थोड़ा सा याद रखें। ये जो 435 हैं प्रतिनिधि सदन हैं, ये प्रत्येक 50 राज्य से चुन के आते हैं।
चूँकि अमेरिका में वर्तमान में प्रेजेंट में राज्यों की संख्या जो है वो आपकी 50 है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अमेरिका में कितने स्टेट हैं। इस समय वर्तमान में अमेरिका में कितने स्टेट हैं? 50। तो इन 50 से जो प्रतिनिधि सदन में जो सदस्य चुनकर आते हैं, इन 50 से जो प्रतिनिधि सदन में 50 स्टेट से जो सदस्य चुनकर आते हैं, तो ये 50 सदस्य जो आते हैं, ये 435 जो सदस्य आते हैं इन 50 स्टेटों में से ही चुन के आते हैं। किसी से 55 है, किसी से 27 है, किसी से 28 है। जैसे कि कैलिफोर्निया का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो कि जानते होंगे, कई बार न्यूज़ चैनलों पर आ जाती है खबर कि कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी, तो वहाँ से 55 है जो कि सबसे ज़्यादा है। कई बार तो ज़्यादा वाला मैक्सिमम पूछा जा सकता है कि अमेरिका के वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक सीटों की संख्या है। तो जैसा कि इंडिया में उत्तर प्रदेश है जहाँ पर राज्यसभा की सीटों की भी सबसे संख्या ज़्यादा है और लोकसभा की सीटों की भी संख्या ज़्यादा है, ठीक उसी प्रकार एक अमेरिका में राज्य है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में सबसे अधिक अगर संख्या है तो फिर दोनों याद रखनी है, अमेरिका में 55 सीटें दी गई हैं कैलिफोर्निया को, जिसमें कि 53+2 हैं। अगर हम उन 55 की बात करें तो वो जो 55 सीटें हैं जो कि कैलिफोर्निया में हैं सबसे अधिक हैं, जिसको इस तरीके से मान सकते हैं अमेरिका का उत्तर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, चूँकि जनसंख्या के आधार पर वहाँ पर सीटों का निर्धारण किया गया है, जैसा कि इंडिया में भी आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखें, जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण केवल प्रतिनिधि सदन के लिए किया गया है, ये बात ध्यान रखें। अमेरिका में जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किसके लिए किया गया है? केवल प्रतिनिधि सदन, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए, ना कि सीनेट के लिए। सीनेट में आप देख ही रहे होंगे, जो कि संख्या कितनी है राज्यों की? 50 है, और 50 में प्रत्येक राज्य को समान सीटें दी गई है। यहाँ पर जनसंख्या के लिए नहीं, यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर सीटें नहीं बैठी हैं। सीनेट में सभी राज्यों को समान अधिकार दिया गया है। इसका मतलब सभी के लिए 2 सीटें प्रत्येक राज्य के लिए दी गई हैं। तो इसलिए सीनेट की संख्या कितनी बैठती है आपकी? 100। तो प्रत्येक राज्य को 2 सीटें, समान सीटें दी गई है सीनेट में अमेरिका में। मतलब कि एक प्रकार से अमेरिका की जो राज्यसभा है उसमें जो सीटें दी गई हैं वो कितनी दी गई हैं? प्रत्येक राज्य में 2 सीटें दी गई, जिससे कि सदस्यों की संख्या बैठती है 100। क्लियर? उसके बाद ये याद रखना है कि अमेरिका का एकमात्र राज्य है कैलिफोर्निया, जिसमें सबसे अधिक सीटों की संख्या है 55। क्लियर? और 55 में भी आपको याद रखना है 53 तो है आपके प्रतिनिधि सदन के लिए, जैसा कि आप जानते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए 2, जो कि हर एक स्टेट के लिए निर्धारित की हुई हैं, तो 2 आपकी ये है। तो कुल मिलाकर कितनी हुई? 55 सीटें। ठीक है, अगर हम उन 3 की बात करें, ये 3 कौन सी थी? तो ध्यान रखिए, वैसे तो आपके प्रत्येक स्टेट के लिए वहाँ पर सीटें बटी हुई हैं, प्रत्येक स्टेट के लिए, और ये वहाँ का रूल है कि कम से कम 3 सीटें किसी भी राज्य में होंगी, मिनिमम कम से कम 3 सीटें किसी भी राज्य में होंगी, बाकी जनसंख्या के आधार पर होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 3 हैं ये कौन सी हैं? आपने सुना होगा वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसमें क्या है कि इसमें ये स्टेट नहीं माना गया है, ये जिला है। ठीक है, अमेरिका का ये क्या है? एक जिला है। ये जो अमेरिका का जिला है, ये बात ध्यान रखें, इसको बिल्कुल एकदम अलग से 3 सीटें दी गई हैं, और इन 3 सीटों में एक सीट है आपका प्रतिनिधि सदन के लिए, जिसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ये 2 सीटें आप जानते ही होंगे कि प्रत्येक राज्य के लिए, चाहे छोटा है अमेरिका में चाहे राज्य बड़ा है, सीनेट के लिए 2 ही सीटें निर्धारित की गई। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर जो वाशिंगटन डीसी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, उसके लिए स्पेशल 3 सीटें अलग से रखी गई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमेरिकी चुनाव में कुल कितनी सदस्यों की संख्या होती है, या अमेरिकी चुनाव की जो संसद है, जिसको हम यूएस कांग्रेस कहते हैं,
उसमें सीटों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 4×5 = 38 होती है। अगर वो ये पूछता है कि प्रतिनिधि सदन में कितनी संख्या होती है, तो प्रतिनिधि सदन में 435 होती है। अगर वो पूछता है कि सीनेट में कितनी संख्या होती है, सीनेट में 100 संख्या होती है। क्लियर। अगर वो स्पेशल ये पूछे कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर अलग से 3 सीटों का निर्धारण वहाँ पर किया गया है अमेरिका में, तो वाशिंगटन DC है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो यहाँ पर किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे मजे की बात एक है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की डेटें जो हैं वो पहले से ही फिक्स है। ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव की भी, उपराष्ट्रपति का वहाँ कोई चुनाव नहीं होता है, इस तरीके से ही सीधा चुन लिया जाता है, जो कि राष्ट्रपति को अधिकार है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि किस डेट को राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो इसमें डेट के ऊपर नहीं होता है पूरा मामला अमेरिका में। तो ये बात याद रखें, अमेरिका में जो आपका ये होता है राष्ट्रपति चुनाव, नवंबर का आफ्टर फर्स्ट मंडे, ये चीज़ याद रखनी है, नवंबर का आफ्टर फर्स्ट मंडे। मतलब कि मान के चलिए 1 नवंबर को अगर मंगलवार पड़ जाता है, चूँकि अमेरिका के संसद में ये बात लिखी हुई है कि नवंबर के पहले मंगलवार को ही राष्ट्रपति का चुनाव होगा। बात समझ रहे हैं। और किसी वजह से ऐसा हो जाता है कि 1 ही नवंबर को मंगलवार पड़ जाता है कभी उस साल में जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव है अमेरिका में, तो फिर सीधा सा याद रखना है कि अगर उसमें राष्ट्रपति का चुनाव पड़ जाता है तो 1 तारीख को अगर मंगलवार पड़ा है तो उस मंगलवार को चुनाव नहीं होगा। चुनाव होगा नवंबर का फर्स्ट मंडे को छोड़कर जो अगला मंगलवार है। बात समझ रहे हैं। इसका मतलब अगर 1 नवंबर को किसी वजह से मंगलवार पड़ जाता है तो फिर चुनाव नहीं होगा अमेरिका में। नेक्स्ट जब मंडे आएगा उसके बाद जो ट्यूसडे आएगा आफ्टर फर्स्ट मंडे, समझ रहे हैं, तब होगा। तो ये बात याद रखनी है, नोट में याद रखेंगे इस चीज़ को कि नवंबर का पहला सोमवार छोड़कर, ठीक है, नवंबर का पहला सोमवार छोड़कर जो मंगलवार आता है राष्ट्रपति का चुनाव होना बिल्कुल फिक्स है। नवंबर का पहला सोमवार छोड़कर जो मंगलवार आता है, ये बात वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही निर्धारित है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव किस दिन होता है। अब अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेरिका में जो अभी हाल ही में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव जो हुआ वह किस दिन हुआ। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वो मंगलवार को ही होता है। क्लियर। और अगर ज़्यादा डीपली पूछा जाता तो इतना पूछा जा सकता है कि आफ्टर फर्स्ट मंडे, इतना याद रख कर चलें, नवंबर के पहला सोमवार जो आएगा उसके बाद जो मंगलवार आएगा उसको हो। क्लियर। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा, वहाँ पर ये भी चीज़ फिक्स है कि 20 जनवरी को ही राष्ट्रपति शपथ लेंगे। वहाँ ये चीज़ बिल्कुल फिक्स है कि 20 जनवरी को ही राष्ट्रपति शपथ लेंगे। समझ रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो लीप वर्ष में होता है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। अभी हमारा 2020 है और 2020 में यदि हम 4 से इसे भाग देते हैं तो पूरा कट जाता है, आप जानते होंगे। तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जो होगा वो हमेशा लीप वर्ष में होगा, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति शपथ लेंगे वो हमेशा साधारण वर्ष में लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट साल लग जाता है 20 जनवरी। बात समझ में आ रही है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जनरली प्रीलिम्स लेवल का ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कैसे वर्ष में होता है, लीप वर्ष में। अमेरिका में राष्ट्रपति शपथ कैसे वर्ष में लेते हैं, हमेशा साधारण वर्ष में। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो 20 जनवरी को शपथ ली जाएगी। क्लियर। उसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जबकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। जन्म से भारत का नागरिक हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, मैंने कल भी बताया है, ठीक है। लेकिन हाँ, भारत का नागरिक होना आवश्यक है और कम से कम 35 वर्ष की आयु उसकी हो, तब वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले तो उसका जन्म ही अमेरिका में हुआ हो, ये बात क्लियर है। सबसे पहले तो उसका जन्म ही अमेरिका में हुआ हो।
ऐसा नहीं है कि भारत में जन्म हुआ है किसी का और अमेरिका में जाकर रहने लगे, समझ के चलो मेरी बात को, अमेरिका में जाकर रहने लगे और वहाँ की नागरिकता भी ले ली आपने, ठीक है, और 14 साल भी हो गए वहाँ पर रहते हुए, तब भी आप वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। सीधी सी बात ये है कि अगर पहला आपका जन्म अमेरिका में ही हुआ हो, वहाँ पर किसी व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ, दूसरा स्टेप में याद रखेंगे उसकी उम्र कम से कम 35 ही साल हो, ये बात याद रखिए, मैक्सिमम कितनी भी हो। तीसरा स्टेप ये है कि कम से कम अमेरिका में जन्म होने के साथ साथ, जन्म तो हो लेकिन उसके साथ साथ वो कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में नागरिकता धारण कर चुका हो, मतलब 14 वर्ष तक वो रह चुका हो अमेरिका में, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है वहाँ पर अमेरिका में। साथ के साथ ये भी याद रखें उसे अंग्रेजी का ज्ञान भी होना बेहद ज़रूरी है, जो कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही लिखा हुआ है। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, कई बार देखा होगा जब 1789 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन, कई बार क्वेश्चन जनरली छोटे एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो थोड़े वन लाइन ऑप्शनल एग्जाम है उसमें पूछ लिया जाता है कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, हम याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जॉर्ज वॉशिंगटन इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस फर्स्ट प्रेसिडेंट, याद रखेंगे, ठीक है। कार्यकाल कितना था इनका? 1789 से लेकर 1797 इनका कार्यकाल था। चूंकि पहले हैं इसलिए हमें याद रखना चाहिए, 1789 से लेकर 1797 इनका कार्यकाल था। चूंकि ये पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, इसलिए याद रखना बेहद जरूरी है। और कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन आप जानते होंगे, कई बार ये रेलवे वगैरह के एग्जाम में भी पूछा गया है। और इनका कार्यकाल जो था 1789 से लेकर 1797 तक था, ध्यान रखना है। उस समय ये व्यवस्था नहीं थी अमेरिका में कि कोई व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। उस समय बिल्कुल भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ये व्यवस्था तो बाद में कर दी गई, पहले ये था कि कोई कितनी भी बार अमेरिका में राष्ट्रपति बन सकता है। तो फिर ये व्यवस्था कब हुई? ये व्यवस्था तब हुई, जैसा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो सबसे अधिक लंबे अवधि तक अमेरिका का राष्ट्रपति रहे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से याद रखिए। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नाम है उनका, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ये अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति थे कि जो सबसे लंबे अवधि तक रहे, जो आज भी कोई नहीं है इतनी लंबी अवधि तक रहने वाला अमेरिका में। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो कि 12 साल और कुछ महीने रहे। एग्जाम में पूछा जा सकता है अमेरिका के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो सबसे लंबी अवधि तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष, कुछ माह भी रहे, ठीक है। अगर अवधि में अगर हम इनकी बात करें तो ये लगातार 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वो तो ये चौथी बार जब राष्ट्रपति बने थे, 1-2 महीने में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए ये कुछ ही महीने कर पाए, 12 साल कुछ महीने। लेकिन एकमात्र ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मैं थोड़ा साइड से बता रहा हूँ, जो याद होने चाहिए। इस प्रोसेस को तो हम समझेंगे, लेकिन इसको भी याद रखें। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ऐसे राष्ट्रपति थे जो सबसे लंबी अवधि तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। पूछा जा सकता है कितनी बार रहे? 4 बार वो राष्ट्रपति बने थे। दूसरा 12 वर्ष कुछ माह वो राष्ट्रपति थे। उसके बाद राष्ट्रपति सबसे कम कौन समय के रहे अमेरिका में, तो उनका नाम भी लगभग आप देखें, हेनरी हैरिसन। हेनरी हैरिसन एकमात्र ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो केवल 32 दिन तक राष्ट्रपति थे। हेनरी हैरिसन, हेनरी हैरिसन ऐसे राष्ट्रपति थे
हेनरी हैरिसन ऐसे राष्ट्रपति थे जो सबसे कम अवधि तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। पूछा जा सकता है कितने दिन रहे, वो आपके 32 दिन तक राष्ट्रपति रहे थे अमेरिका के। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमें जानकारी होनी चाहिए इस तरीके की, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें भारत की, कि भारत की स्वतंत्रता के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, या फिर भारत का जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय भारत अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये भी याद होना चाहिए। तो लिख लें, भारत की स्वतंत्रता के समय अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम हैरी एस ट्रूमैन था। हैरी एस ट्रूमैन, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, हैरी एस ट्रूमैन। हैरी एस ट्रूमैन। ये जो हैरी एस ट्रूमैन थे, ध्यान रखें, ये भारत की स्वतंत्रता के समय भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, मतलब कि 1947 के समय, इंडिपेंडेंस डे के समय, और रिपब्लिक डे के समय भी राष्ट्रपति अमेरिका के यही थे। दोनों के लिए एक ही थे, तो इसलिए इसको थोड़ा ठीक से याद रखेंगे। हैरी एस ट्रूमैन ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिस समय भारत स्वतंत्र भी हुआ, उस समय जिस समय इनकी अवधि थी, और उसी समय भारत का संविधान लागू भी हुआ। मतलब रिपब्लिक डे जब भारत ने पहला मनाया तब भी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, हैरी एस ट्रूमैन। और जब भारत ने पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया 15 अगस्त 1947, तब भी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, हैरी एस ट्रूमैन। तो ये चीज़ थोड़ी सी याद रखनी चाहिए, कई बार ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। उसके बाद अगर हम उसकी बात करें कि अमेरिका में एक व्यक्ति, पहले क्या था, पहले मैंने बताया भी है, जैसा कि अभी बताया, कोई कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता था। चूंकि ये काफ़ी लंबी समय तक रहे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी आपका देख रहे होंगे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब 1914 से 1918 के बीच आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। चूंकि ये 1937 से लेकर 1945 तक रहे। 1937 ये आपके 1933 से लेकर 1945 तक का इनका कार्यकाल। 1933 से लेकर 1945 तक का इनका कार्यकाल है। तो याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो वुडरो विल्सन। और अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस डे और भारत की गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो हैरी एस ट्रूमैन। क्लियर। उसके बाद पहले ये व्यवस्था अमेरिका में नहीं थी कि कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन एक बात याद रखें, वहाँ पर एक संविधान संशोधन हुआ जो था 22वां संविधान संशोधन 1951। ये इंपोर्टेंट तथ्य है, 22वां संविधान संशोधन 1951। 22वां संविधान संशोधन 1951 में वहाँ पर ये व्यवस्था कर दी गई कि एक व्यक्ति अमेरिका में केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो एक तो जनरली एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूछ लिया जाता है कि अमेरिका में किसी व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, 2 ही बार बनाया जा सकता है। अब पूछा जाएगा अगर कब से बनाया जा सकता है, तो ये व्यवस्था 1951 में की गई थी, 1951 में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, 22वां संविधान संशोधन अमेरिका का, उसके द्वारा की गई थी, अमेरिका के 22वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो कि इंडिया में इसका बिल्कुल विपरीत है। भारत में क्या है, भारत में कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है, ऐसी कोई जो है योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, बस ये है कि उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह योग्यताएं रखता हो जो संसद ने निर्धारित की हैं। तीसरा ये कि पढ़ा लिखा हो, ये ज़रूरी नहीं है भारत में, है। तो ये भी क्लियर है, ये कुछ यहाँ की क्वालिफिकेशन है। हाँ, लेकिन
भारत का नागरिक होना चाहिए, जन्म से भारत का नागरिक हो ये जरूरी नहीं है, जैसे कि उसमें है, किसमें, अमेरिका में है। अमेरिका की अभी मैंने बात बताई, आपने सुनी होगी, अमेरिका में जन्म हुआ हो व्यक्ति का तभी राष्ट्रपति बन सकता था, और 14 साल कम से कम कितने साल, 14 साल अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। लेकिन भारत में क्या है, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जन्म से भारत का नागरिक हो, नहीं, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमें याद रखने हैं। अगर हम उसकी बात करें तो जो कुछ चीज़ें बिल्कुल भारत के समान हैं, जैसे भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष है। अगर कोई व्यक्ति अपनी 18 वर्ष आयु पूरी कर लेता है तो वो मतदान के लिए स्वतंत्र है, मतदान डालेगा, है ना, जो कि उसका अपना अधिकार है। अमेरिका में मतदान की आयु भी 18 वर्ष है, पूछी जा सकती है, एग्जाम में याद रखेंगे। अमेरिका में भी आपकी मतदान करने की जो आयु है वो आपकी 18 वर्ष है। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अमेरिका में भी मतदान की आयु कितनी, मतदान की आयु अमेरिका में भी आपकी 18 वर्ष है, ये याद रखेंगे। क्लियर। अगर अमेरिका के हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो जिस प्रकार भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, मतलब इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचित होता है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचित होता है। आखिर अंतर क्या है? देखने में ऐसा लगता है, ये बात सही है कि जनता डायरेक्ट चुन रही है, ऐसा देखने में लगता है कि जनता डायरेक्ट अमेरिका के राष्ट्रपति को चुन रही है। क्लियर। लेकिन जरा सा भी ऐसा नहीं है, वहाँ का राष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष रूप से ही निर्वाचित होता है। अब अप्रत्यक्ष रूप से कैसे निर्वाचित होता है उसे देखिए। ये समझ के चलिए जैसे कि हम हैं, मैं थोड़ा इंडिया का एग्जाम्पल देना चाहूँगा जिससे कि और बेहतर समझ में आ जाए। हम अगर किसी एमएलए को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर हम किसी एमएलए को चुनते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हम जनता द्वारा वोट किसको दिया गया? एमएलए, मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जनता ने एमएलए का एक सदस्यों का ग्रुप भेज दिया आपकी विधानसभा में। बात समझ रहे हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम बोलते हैं। मैं इंडिया के हिसाब से समझाना चाह रहा हूँ पहले, ताकि अमेरिका का चुनाव आसानी से समझ में आ जाए। जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए पहुंच जाते हैं, मतलब कि विधानसभा में, तो इन एमएलए का समूह, ये सारे एमएलए अपने बहुमत से एक सीएम चुनते हैं, जिसको हम मुख्यमंत्री बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक ऐसा ही प्रोसेस अमेरिका में है। हमें ऐसा लगता है कि हमने डायरेक्ट मुख्यमंत्री को चुना है, लेकिन जनता ने डायरेक्ट मुख्यमंत्री को नहीं चुना, जनता ने चुना है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का सारा ग्रुप विधानसभा में पहुंचता है और विधानसभा में अपने बहुमत से ये तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो जनता के द्वारा जो सीधा